पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी में दो मेजर एस्पेक्ट हैं, अर्थ और स्काई। अर्थ जिस पे जीवन घटित होता है, स्काई वो जिसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करके हमें अर्थ के लाइफ के बारे में प्रिडिक्शंस करनी है या उसका एनालिसिस करना है, उसके बारे में डिसीजंस लेने हैं। तो पिछले मॉड्यूल में हमने ये दोनों एस्पेक्ट को समझा, साथ में लाइफ ऑन अर्थ को भी समझा कि कैसे 12 भाव होते हैं, 12 किस्म की बॉक्सेस को, 12 किस्म के सेल्स में, 12 भाव में हम पूरे जीवन को क्लासिफाई करते हैं। अब इस मॉड्यूल में हम जानेंगे स्काई के बारे में, राइट? तो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्काई, इसका इफेक्ट हमें जानना है। इसमें मेजरली 3 चीजें हैं इस मॉड्यूल में। सबसे पहला है ज़ोडिएक, द प्लेग्राउंड। ये है वो क्षेत्र जिसमें कि खेल होता है। प्लैनेट्स आर द प्लेयर्स एंड असेंडेंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द गेम बिगिंस। इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे स्काई के बारे में इस मॉड्यूल में। तो सबसे पहले ये हमने देखा स्काई में 9 प्लैनेट्स होते हैं और ज़ोडिएक होता है 12 राशियां और 12 साइन इंग्लिश में कहते हैं हम इन्हें। तो स्काई में ये दो चीजें होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं और आसमान होता है ना। 12 राशियां क्या होती हैं, ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं, ज़ोडिएक क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। और अर्थ पे हमने देखा लाइफ होती है। लाइफ का मतलब लाइफ को 12 भाव में या 12 हाउसेस कहते हैं हम इसको, इसमें हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो अब हम स्काई के बारे में समझेंगे। तो स्काई मतलब ये जो अर्थ है हमारी, इसके चारों तरफ का जो असीम आकाश है, ये सारा आकाश, असीम आकाश चारों तरफ का, दैट इज स्काई। हम आकाश को ऐसे ही समझते हैं। लेकिन इसमें हमें स्काई में हमें क्या सिर्फ आसमान दिखता है? हमें प्लैनेट्स भी दिखते हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमें डायरेक्ट आई से दिख जाती है, कुछ के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वी गेट टू सी 9 प्लैनेट्स, मतलब बहुत सारी हेवनली बॉडीज दिखती हैं। सबसे पहले हमें सूर्यदेव दिखते हैं। मैंने आपको बताया था एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में हम लोग सूर्य को ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं सारे प्लैनेट्स, और एस्ट्रोनॉमी में ये होता है कि सन इज द सेंटर और बाकी के जो 9 प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं सोलर सिस्टम में। एस्ट्रोलॉजी में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जिसको हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि अर्थ हमारी स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है, वो एक जगह पे स्थिर है और बाकी के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सेंटर पॉइंट हमारी अर्थ है। इसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं क्योंकि रिलेटिविटी हमें स्टडी करनी है, अर्थ की लाइफ को स्टडी करना है। तो ये चारों तरफ हमें अलग अलग प्लैनेट्स हमें दिखते हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पे है। शनि जो सैटर्न है वो एक डिस्टेंस पे दूर है, अर्थ से वीनस जो है नजदीक है कंपैरेटिवली, मार्स मून नियरेस्ट है, मरकरी भी काफी नजदीक है, जुपिटर, सन और सैटर्न ये तीनों काफी दूरी पे हैं। ठीक है, ये अलग अलग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ वी गेट टू सी द प्लैनेट्स। ये अलग अलग प्लैनेट्स हमें दिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन सारे प्लैनेट्स को एक डिस्टेंस पे अज्यूम कर लें, हम ऐसा माने कि पृथ्वी के चारों तरफ एक डोम, एक स्फीयर हम अज्यूम करें, ग्लास स्फीयर, एक कांच का गोला, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ एक कांच का गोला अज्यूम करें जो आसमान की तरह नीला दिखेगा हमें क्योंकि वो कांच का है, ट्रांसपेरेंट है। तो हमें पूरा आसमान उस गोले में नजर आएगा और हम ये मानते हैं कि वो सारे प्लैनेट्स उनकी प्रोजेक्शन उस गोले पे पड़ रही है, उनकी परछाई कह लीजिए। तो प्रैक्टिकल स्टडी के लिए वो गोला जो है वही हमारे लिए आकाश है। ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है, यही हमारे लिए आकाश है। और ये सारे प्लैनेट्स आप देखिए सब इसी गोले पे स्थित है। ऐसा हमने मान लिया, एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमने मान लिया। और ये गोले में अब सारे प्लैनेट्स इक्वी डिस्टेंट हो गए, डी डिस्टेंस पे हैं, तो सारे प्लैनेट्स एक ही डिस्टेंस पे आ गए, है ना। कोई दूर और कोई पास नहीं, अब सब एक डिस्टेंस पे आ गए, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो ये जो गोला है पृथ्वी के चारों तरफ एक इमेजिनरी बैंड, इसको हम ज़ोडिएक कहते हैं। हाँ, इसको ज़ोडिएक कहते हैं। जो आप अक्सर ज़ोडिएक साइंस पढ़ते हैं वो इसी ज़ोडिएक के हिस्से हैं। सो दिस इज ज़ोडिएक इज एन इमेजिनरी बैंड ऑफ ऑल प्लैनेट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक इमेजिनरी बैंड है। सो इट इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट ग्लास डोम अराउंड अर्थ। ठीक है, तो ज़ोडिएक कैन बी कंसिडर्ड एज अ 2 डायमेंशनल स्काई। ये 2 डायमेंशनल स्काई है स्टडी के लिए, कि हम एस्ट्रोलॉजी में पूरे आकाश को, ब्रह्मांड को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं पेपर के ऊपर, कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो हम उसको एक गोले को मान के ऐसा मान लेते हैं। सो दिस इज ज़ोडिएक। अब ये अर्थ है और ये ज़ोडिएक है। ठीक है, अब ये पूरा असीम आकाश नहीं रहा, अब ये एक लिमिटेड हो गया। हमने मान लिया कि ज़ोडिएक ही हमारे लिए प्रैक्टिकली स्काई है, राइट। अब यहां से हम आगे पढ़ते हैं कि इसकी हम 12 डिवीजन करते हैं। तो ये ज़ोडिएक है, इसकी हमने 12 डिवीजन कर दी, मान लीजिए ऐसे हमने डिवीजन कर दी। ठीक,
ये हमने, आई एम नॉट गुड एट इलस्ट्रेशंस, सो ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 12 डिवीजन इसकी अज्यूम कर ली। प्रैक्टिकली ये वेल इलस्ट्रेटेड डायग्राम है आपके सामने। ये सेंटर है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये ज़ोडिएक है। तो ये 12 डिवीजन्स हैं। ठीक है, ये डिवीजन्स आपको नजर आ रही हैं, अलग अलग कलर में है डिवीजन्स। सो दिस इज 1 2, फॉर सम रीजंस वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन है। ठीक है, तो ये हमने पूरे एक ज़ोडिएक जो एक सर्कुलर एक स्फीयर है बेसिकली, हम प्रैक्टिकली हम इसे सर्कल के रूप में देख रहे हैं। इसमें हमने 12 डिवीजन्स की हैं, 12 हिस्से किए हैं। और आप जानते हैं कि 360 डिग्री होते हैं, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होते हैं। तो 360 डिग्री को अगर हम 12 से डिवाइड करें, 12 इक्वल एंगुलर डिवीजन्स हम बनाएं, मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल सब ये 30-30 डिग्री के, जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सब 30-30 डिग्री के एंगल है। तो ये इसलिए क्योंकि 360 डिवाइड बाय 12 कम्स आउट टू बी 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये सब 30 डिग्रीज ईच ये एंगल है, इक्वल एंगल है। तो ये सारे डिविजन्स बन गए। तो इस पूरे के पूरा जो स्काई था, ये सारा हमारा 30-30 इक्वल पार्ट में बट गया। और ये जो एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अ साइन, ज़ोडिएक साइन। तो ऐसे 12 ज़ोडिएक साइंस हो गए। तो ज़ोडिएक साइन क्या है? राशि, जिसको हिंदी में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया राशि। राशि का मतलब है आसमान का एक हिस्सा, 30 डिग्री का स्पैन। अर्थ को देख, अर्थ से खड़े होकर अगर हम देखें आसमान में, तो 30 डिग्री का जो हिस्सा हमें दिखता है, ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक का आसमान का हिस्सा। ठीक है, ये डिवीजन है 30 डिग्री की। ये हिस्सा जो है आसमान का, दिस इज कॉल्ड अ ज़ोडिएक साइन। ठीक है, और इन हिस्सों के इनके नंबर भी हैं और इनके नाम भी हैं। ठीक, तो पहला है फर्स्ट, और इसका नाम है एरीज, हिंदी में से मेष कहते हैं। दूसरा हिस्सा है टॉरस, हिंदी में इसे वृषभ कहते हैं। तीसरा है जेमिनाई, हिंदी में इसे मिथुन कहते हैं। फोर्थ इज कैंसर, और हिंदी में इसे कर्क कहते हैं। फिफ्थ इज लियो या सिंह राशि। सिक्स्थ वर्गो या कन्या राशि। सेवेंथ इज लिब्रा या तुला राशि। एट्थ इज स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। नाइन्थ इज सेजिटेरियस या धनु राशि। 10th इज कैप्रिकॉन या मकर राशि। 11th इज एक्वेरियस या कुंभ राशि। 12th इज पाइसेस या मीन राशि। तो ये राशियों के नाम है, और इन नामों को और इनके नंबर्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना होगा, आपको याद रखना होगा इनको। तो आगे हम लोग इसकी टेबल वगैरह सब आपके रेफरेंस नोट्स में हम आपको देंगे। तो मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया था, आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में अपना आपको कमेंट करना है, और इसके जो हमने रेडी आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाई हैं और साथ में रेफरेंस नोट्स तैयार करे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंटर्स हैं, वो आपके लिए रेडी हैं। उन दोनों को आपको डाउनलोड करने के लिए, उनको पाने के लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है, एंड विल शेयर द लिंक विद यू। ठीक है, तो ये जो ज़ोडिएक है, अर्थ और इसके चारों तरफ का आसमान, इसको हमने 12 हिस्सों में बांट लिया, और हर एक हिस्से को हमने एक नाम दिया। हमने नहीं दिया, प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिया। तो ये तो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इनका नाम दिया एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, या फिर मेष, वृष, मिथुन। इसको विष भी कहते हैं, वृषभ भी कहते हैं। तो थोड़े थोड़े वेरिएंट आपको मिलेंगे अलग अलग जगहों पे, स्पेशली साउथ इंडिया में नाम थोड़े से और चेंज हो जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ठीक है, ये राशियां हैं। इस कोर्स में चूंकि हमें 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी में जाना है, क्विकली हमें सीखना है। ये अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मैंने पहले भी कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सीक्वेंस। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाए या नहीं सीख पाते हैं, उसका मेजर रीजन है कि उनको ये नहीं पता लगता कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। तो बिगिन विद, इनिशियली जब हम सीख रहे हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती। इस कोर्स में चूंकि मैं करीब 22-23 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो इस कोर्स में हमने वो कंपाइल किए, वो अपने अनुभव के आधार पे वो इंफॉर्मेशन हमने कंपाइल किया, जिसको आपको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं ध्यान देना है। एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ चीजों की इनिशियली जरूरत नहीं है।
आपको यहाँ पे सिर्फ जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही सीखना है, उतना ही लर्न करना है और उसी से आप क्विकली आगे के लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद लाइफ पढ़िए, जितना चाहे पढ़िए, जितना चाहे सीखिए, लेकिन एक बार इसको लर्न कर लेंगे तो बाकी का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 12 राशियां हैं, इनको आपको लर्न करना है। इनके अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, स्पेशली कोई फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे, तो आपको हर राशि के लिए ग्लिफ्स मिलते हैं। इनको ग्लिफ्स कहते हैं, कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप अखबार में अपना राशिफल भी पढ़ेंगे तो इस तरह के आपको इस तरह के इनके सिंबल्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन, विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये ग्लिफ्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं। तो प्रैक्टिकली इनके ये नाम है एरीज, मेष, टॉरस, वृषभ, जेमिनाई, मिथुन। इस तरह से 12 राशियों के नाम हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स और ग्लिफ्स हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पे आपको हो सकता है किसी भी तरह से आपको देखने को मिले, तो अंडरस्टैंडिंग ईजी हो, इसलिए हमने आपके लिए ये स्लाइड कंपाइल की है, इसमें आप देख सकते हैं। राइट, तो नाम जरूरी है, नंबर जरूरी है। इसमें आप हो सकता है आपको ये लर्न रहे, ये रहे, नहीं रहे, इट्स ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एस्ट्रोलॉजी, यदि आपको हॉरोस्कोप पढ़ना सीखना है, खुद एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो ये नंबर याद होना चाहिए और ये लियो, ये नाम याद होना चाहिए, सिंह राशि। ठीक है, और इसका नेक्स्ट एलिमेंट है कि इनके प्लैनेट लॉर्ड्स, हर राशि का एक लॉर्ड होता है और वो लॉर्ड 9 की 9 प्लैनेट में से कोई होता है। तो आइए 9 प्लैनेट को सबसे पहले समझते हैं। आसमान में एक तो है आसमान और दूसरा है उसमें घूमते हुए प्लैनेट्स यानी हेवनली बॉडीज। और ये 9 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में माने गए हैं। क्या है ये? सबसे पहले मून, चंद्रमा हिंदी में कहते हैं, सन, सूर्य, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल, जुपिटर, इन्हें गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, सैटर्न, शनि, राहु, नॉर्थ नोड या ड्रैगन्स हेड, केतु, साउथ नोड या ड्रैगन्स टेल। तो वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म करते हैं, वेस्टर्न बुक्स अगर आप ऑथर्स की पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है आपको ड्रैगन्स हेड या नॉर्थ नोड इस किस्म के शब्द देखने को मिले। अदरवाइज मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा बुक्स में आपको राहु या केतु ही मिलेगा और हम लोग भी अपनी भाषा में राहु या केतु ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख दी गई हैं चीजें। तो हर प्लैनेट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको इनको भी समझ लेना चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे चंद्रमा जो है ये जल का कारक है, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड को बताता है और इमोशंस को, केयर को और साथ में डिप्लोमेसी को भी बताता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा के एस्पेक्ट्स हैं, चंद्रमा के एस्ट्रोलॉजी में इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स है, सबकॉन्शियस माइंड, रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड और वाटर, ये रिप्रेजेंटेशन है। एट्रीब्यूट्स है कि इमोशंस, केयर, डिप्लोमेसी, ये इनकी इन चीजों को ये गवर्न करता है चंद्रमा। एक्सक्यूज मी। तो जब भी आप कहें कि चंद्रमा से रिलेटेड जब कोई बात आएगी तो आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए अब आगे जाके हम पढ़ें कि एक आदमी मून डोमिनेटेड है, मून का उस पर इन्फ्लुएंस है किसी भी कारण से, तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि उनके अंदर इमोशंस ज्यादा हो, केयर ज्यादा करते हो, थोड़े डिप्लोमेटिक हो। किसी के डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है कि किसी के भी बुरे नहीं बनना, सबसे बना के चलना, सबसे प्यार से बोलना, सॉफ्ट व्यवहार करना। ठीक है, ये चंद्रमा है जो फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, एडजस्टिंग है। राइट, ये एक्सक्यूज मी, ये आपके माइंड की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सन, ये आप अथॉरिटी को बताते हैं, ये गवर्नमेंट जो हमारे सोशल सर्कल में जो गवर्नमेंट मेजर अथॉरिटी है, घर के अंदर फादर अथॉरिटी होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होगा, उस पर्टिकुलर जिस जगह पे वो बॉस होंगे वो सन को रिप्रेजेंट कर जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है और इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सन के डेयरिंग, इनके इनके कैरेक्टर क्या है? ये हिम्मत करने की क्षमता है। सन की जो पावर है वो आपको डेयरिंग देती है, इनिशिएशन देती है, शुरुआत करने की क्षमता देती है, कॉन्फिडेंस देती है, इतना कॉन्फिडेंस कि आप शुरुआत करें, आगे बढ़े, रिस्क लें। और ये हीट यानी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गर्मी को देते हैं, सूर्य हम जानते हैं कि गर्मी के कारक है, तो ये फायर एलिमेंट को देते हैं, हीट एलिमेंट को देते हैं। नेक्स्ट इज मरकरी, बुध, ये कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल एप्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं और डुअलिटी इनका एट्रीब्यूट है। तो ये सारी चीजें मरकरी से रिलेट करती हैं। मरकरी, बुध जो है ये इनको एस्ट्रोलॉजी में, चंद्रमा को आप माँ या राजमाता कहें, सूर्य को आप राजा कहें, पिता कहें, तो बुध को आप युवराज या प्रिंस कह सकते हैं। युवराज जो उनका अधिकारी है, राजा का बेटा है, जो कि उसके पास पावर है एंड ही इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस।
जिसके पास ड्युअलिटी है, जो सोचता है ये करूं कि ये करूं, तो कुछ ड्युअलिटी, दो चीजों के ऑप्शन में जाना, ये एट्रीब्यूट बुध का है। कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है, चीजों को कैलकुलेट करना, ये सारी क्षमता ये बुध से आती है, ये मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हर प्लेनेट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ इनके रिप्रेजेंटेशन है। ये अगेन आपको रेफरेंस नोट में मिल जाएंगी ये स्लाइड, और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। शुक्र जो है ये आपकी जो रानी है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फीमेल, ब्यूटीफुल फीमेल उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर फर्क करने की क्षमता है, डिस्क्रिशन, फर्क करने की क्षमता, विवेक जिसको कहते हैं, ब्यूटी सुंदर है, लग्जरी है, सोफिस्टिकेशन है, ठीक, वैभव है, आराम से कंफर्टेबल बढ़िया जिंदगी जीने की प्रवृत्ति होना, और मटेरियल प्लेजर्स के प्रति एक इच्छा रखना। तो जितने भी भौतिक सुख हैं, पंच इंद्रियों से जो भी अनुभूति होती है हमें, फाइव कॉग्निटिव सेंसेस जिन भी प्लेजर्स को फील करता है, सेंस करता है, वो सारी चीजें वीनस के डोमेन में है, शुक्र के डोमेन में। ठीक है, इस कोर्स में इन एट्रीब्यूट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर भी ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको समझ सके कि प्लैनेट का स्वभाव कैसा है, वो किन चीजों से रिलेट करता है। संसार में अनगिनत चीजें हैं, लेकिन हम सब चीजों को धीरे धीरे, कुछ भी जो डायनेमिक चीजें हैं उनको हम प्लैनेट के एट्रीब्यूट से रिलेट कर सकते हैं। स्टैटिक एस्पेक्ट्स लाइफ के हमारे हाउस में कवर हो गए थे। ठीक है, ओके, मार्स जो है, मंगल, ये भूमिपुत्र कहा जाता है इनको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, यानी ये जमीन के कारक हैं, रियल एस्टेट सारी इनसे रिलेट करती है। कोई भी एक्शन लेना, एनर्जी एक्शन लेना, वो मार्स की शक्ति से, मार्स जो है आपको एनर्जी देते हैं। सैनिक जो होता है, सोल्जर जो लड़ाई करता है, एनर्जी चाहिए उसको, एग्रेशन चाहिए, मार्स की शक्ति है। तो मार्स सोल्जर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को भी करते हैं, ये सपोर्टिव भी है नेचर में, क्योंकि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपनी जान लुटा के भी उसकी मदद करता है, सपोर्ट करता है उसको, है ना। तो इसलिए मार्स जो एनर्जी है, मार्स जो ग्रह है, वो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, या इनको, इनके एट्रीब्यूट्स हैं, इस इनके गुण धर्म में है। अगेन मार्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू फायर एलिमेंट, ये भी हीट के कारक है। ठीक है, जुपिटर जो है, ये गुरु या बृहस्पति, जैसा कि नाम है गुरु, तो ये नॉलेज से रिलेट करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, विजडम यानी कि प्रज्ञा, ज्ञान होना, और अदरवाइज इनका बड़ा साइज है, थोड़ा शरीर में अगर हम बात करें इंसान की, बड़ा साइज तो मतलब फैटी है, ये फैट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चर्बी को, शरीर में भारीपन देना, मोटापा देना, बड़ा करना, चेहरा बड़ा करना, चौड़ा करना, और बुजुर्ग लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं लेकिन ज्ञानी लोग हैं, ये सारी चीजें बृहस्पति ग्रह से रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शनि, सैटर्न। सैटर्न जो है सेवक का रूप माना गया इनको, ये सर्वेंट वाली कैपेसिटी मानी गई राज परिवार में। जैसे मैंने पहले कहा, ये चंद्रमा राजमाता है, सूर्य अगर राजा है, तो बुध जो है ये युवराज है, प्रिंस, शुक्र रानी या मंत्री हो सकते हैं, मंगल बॉडीगार्ड है, बृहस्पति राजपुरोहित या गुरु हैं, शनि सेवक हैं, नौकर चाकर काम करने वाले। ठीक है, और राहु और केतु के अभी एट्रीब्यूट्स जो हैं ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं, पर मेजरली हम इस पर अभी आगे पढ़ लेंगे। तो सैटर्न जो है ये डिलीजेंट है, कंसंट्रेशन है, परफेक्शन है, मॉरलिस्टिक, डार्क, स्लो, ओल्ड। सैटर्न कैसे हैं, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति, पुराना वफादार नौकर, जो शरीर से मेहनत करने में लगा रहता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, काले हो गए हैं उसके हाथ पैर, वो मेहनत करता है, धूप में छांव में काम करता रहता है, लगातार काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है। शनि उस एनर्जी को, उस ग्रह की ऊर्जा को माना जाता है, जो लगातार कर रहा है, लगा हुआ है अपनी मेहनत में, शारीरिक मेहनत में, और शरीर से उसका गठा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा पुराना है, स्लो है, धीरे धीरे कर रहा है अपना काम, है ना, और मॉरलिस्टिक है। मॉरलिस्टिक है, इंपॉर्टेंट है कि ये एक एथिकल व्यक्ति है, ये मॉरलिस्टिक है, ये लॉयल है, परफेक्शन सीकिंग है। आप कभी भी देखें पुराने राज परिवारों में, अगर पुरानी जगहों पे आप जाएं, पुराने लोग मिले, स्पेशली राजस्थान में आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे बिल्कुल अपने काम पे डटे हुए, बिल्कुल परफेक्शन से, जो बात जैसी डिसाइडेड है, जो ऊपर से आज्ञा है, उसका पूरा अक्षरश पालन करना। तो ये सारी चीजें सैटर्न देता है, कंसंट्रेशन भी देता है, इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी सैटर्न देता है, एक जगह पे टिकने की क्षमता सैटर्न देता है, एक जगह पे कोई भी चीज टूटी। ठीक है, राहु और केतु के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राहु और केतु एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, अगर हम टेलीस्कोप लगा के देखें तो हमें सन दिख जाए, सन तो वैसे दिख जाते हैं, मून भी ऐसे दिख जाते हैं, वीनस भी इनफैक्ट कभी कभी ऐसे दिख जाते हैं हमें बेयर आइज से, लेकिन बाकी के प्लैनेट्स को हम टेलीस्कोप लगा के देख सकते हैं, पर राहु और केतु को हम नहीं देख सकते। राहु और केतु बेसिकली
ज़ोडिएक पे 2 पॉइंट्स हैं, राइट? अगर राहु इधर है तो केतु उधर है, ये 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, जस्ट ऑपोजिट, एक इधर है तो दूसरा उधर है, ठीक है? तो राहु और केतु की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। तो राहु के एट्रीब्यूट क्या है? कैलकुलेटिव है, सिस्टमैटिक है, स्टबर्न है, मिस्टीरियस है, पॉइजनस है। देखिए मिस्ट्री और पॉइजन ऑलमोस्ट दोनों में आएगा। ये दोनों ही प्लैनेट मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, ये कैसे कब क्या काम करेंगे पूरी तरह से कोई नहीं पकड़ता। इनके मूवमेंट, इनके जो व्यवहार है वो थोड़ा बहुत मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, अलग अलग ढंग से काम करते हैं। और दोनों में पॉइजन है, जहर है, अलग अलग ढंग से काम करते हैं। ये सांप का जहर है, जो कि ये एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में जब आप जाएंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। तो ये जहर दोनों में ही एक तरह से पॉइजनस है। और ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है केतु। राहु जो है मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, ये सांसारिकता की बात करता है, केतु आध्यात्म की बात करता है। ये सीकिंग है, प्रैक्टिस है, शार्प है। जैसे एक डिसाइपल हो, एक शिष्य है, उसके अंदर सीकिंग है, वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है। केतु उस आध्यात्म की शक्ति को बताता है, ठीक है? और राहु जो है ये मटेरियल प्लेजर्स की बात करता है, मटेरियल वर्ल्ड की बात करता है, भौतिक सुखों की और भौतिकता की बात करता है। तो ये राहु और केतु दो ऑपोजिट एंड्स हैं जो जीवन को चलाने वाली शक्ति हैं एक्चुअली। कभी कुंडलिनी तंत्र या इस एस्ट्रोलॉजी के एडवांस नॉलेज की तरफ जाएं तो उन पे और बड़ी सुंदर डिस्कशन हो सकती है। बहुत कुछ है जो इसमें से डीकोड होता है, लेकिन इस कोर्स में हमें फिलहाल अपनी नॉलेज को भी यहीं पे लिमिट करना है। ये बेसिक है, अभी हमें इतना ही सीखना है। प्लैनेट्स के 9 प्लैनेट्स के नाम इंग्लिश में और हिंदी में आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है? राहु और केतु को आप सिर्फ राहु केतु ही लर्न कर लीजिएगा। और इनके जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं इनको एक बेसिक एक रीडिंग देके मोटा-मोटी एक समझ में रखिएगा, ठीक है? तो इससे आपको आगे की यात्रा आसान हो जाएगी, राइट? तो ये आसमान में 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ मतलब आसमान के 12 हिस्से, राइट? जैसे ये पूरा ज़ोडिएक है और इसके हमने 12 हिस्से कर दिए। तो ये हर एक हिस्सा जो है, ये हर एक हिस्सा, सॉरी डायग्राम बड़ा, मैंने कहा था मेरी इलस्ट्रेशन पुअर है, तो मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था। तो ये जो एक हिस्सा है 30 डिग्रीज़ का, दिस इज़ कॉल्ड अ राशि, ठीक है? जैसा कि हमने अपने कोर्स में ये स्लाइड्स में पहले आपको बताया, ये राशि। ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, 12 राशियों के नाम, इनके नंबर और 9 प्लैनेट के नाम, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ठीक? अब आगे हम देखेंगे कि ये जो 12 राशियां हैं ये प्लॉट्स की तरह हैं आसमान में। जैसे आसमान में जमीन में प्लॉट करते हैं, ऐसे आसमान में भी 12 प्लॉट कटे हुए हैं। हर प्लॉट की एक लॉर्डशिप है, एक मालिक है, लावारिस प्लॉट नहीं है, कोई बेनामी प्लॉट नहीं है। तो ये जो 9 की 9 प्लैनेट है, इनमें से ही कोई ना कोई प्लैनेट किसी ना किसी राशि का मालिक होता है। आगे हम देखेंगे कौन सा प्लैनेट किस राशि का मालिक होता है। यहाँ पर एक छोटा-सा ब्रेक लीजिए, 5 से 10 मिनट का, गेट रिफ्रेश्ड, क्योंकि इससे आगे एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, वो आगे आने वाला है, जहाँ पर हम प्लैनेट्स लॉर्डशिप्स पढ़ेंगे, कौन-सी राशि का कौन प्लैनेट लॉर्ड होता है। तो राशि लॉर्डशिप्स हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपके पूरे ध्यान और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। सो टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड गेट रिफ्रेश्ड एंड कम बैक आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स लेके और फिर वापस आ जाइए। वेलकम बैक। तो अब हम बात कर रहे हैं स्काई के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि आसमान के 12 हिस्से हमने काट दिए ज़ोडिएक के, और हर एक हिस्से को एक राशि कहा, एक भाव, एक ज़ोडिएक साइन कहा। और अब उस साइन में, उस 12 राशियों में 9 प्लैनेट घूमते रहते हैं आसमान में, चारों तरफ हमें प्लैनेट्स नज़र आते हैं। तो 12 की 12 राशियों में, जो 12 राशियाँ, उनमें से हर एक राशि को कोई ना कोई प्लैनेट जो है उसका लॉर्ड होता है। कोई का चंद्रमा होगा, किसी का सूर्य होगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे ये टेबल आपके सामने है, जो आपके रेफरेंस नोट्स में भी आएगी। ये टेबल आपको बताती है कि एरीज राशि जो है ये मार्स, मंगल ग्रह की होती है, ठीक है? ये इसका विजुअल डिपिक्शन है कि मान लीजिए ये ज़ोडिएक है, इसमें ये एरीज है, अब ये मार्स इसका मालिक है। मार्स जो मंगल ग्रह है वो एरीज राशि का मालिक है, वो मेष राशि का मालिक है। 1 नंबर की राशि जहाँ भी आएगी, जब भी 1 नंबर की राशि लिखी होगी, 1 नंबर एस्ट्रोलॉजी में जब भी 1 नंबर लिखा होगा, दैट इज़ मंगल की प्रेजेंस है, मंगल उसका मालिक है। वो प्लॉट, ये हिस्सा हर हॉरोस्कोप में, हर व्यक्ति में स्टैंडर्ड मंगल के पास है, मंगल इसका मालिक है, ठीक है? जो 2 नंबर है वीनस, टॉरस जो है वृषभ राशि, ये शुक्र ग्रह की है। 3 नंबर जेमिनी या मिथुन राशि बुध ग्रह की है, ठीक है? और 4 कैंसर कर्क चंद्रमा की है, 5 लियो सूर्य की, 6 वर्गो बुध की,
7 लिब्रा शुक्र की, 8 स्कॉर्पियो वृश्चिक मंगल की, 9 धनु सजिटेरियस गुरु बृहस्पति ग्रह की, 10 कैप्रिकॉन मकर राशि शनि की सैटर्न की, 11 एक्वेरियस या कुंभ राशि दोबारा से शनि ग्रह की, 12th पाइसेस या मीन जिसे कहते हैं वो बृहस्पति या जुपिटर या गुरु ग्रह की। ठीक है, तो ये यही बात यहाँ पे भी लिखी है टैबुलेटेड फॉर्म में। एरीज जो है 1 नंबर राशि ये मंगल ग्रह की है। तो ये टेबल से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो देखिए कि सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है। यहाँ पे सिर्फ सूर्य जो है इनकी 5 नंबर की राशि और चंद्रमा की 4 नंबर की राशि। बाकी सब की आप देखें, जेमिनाई मरकरी 3 and 6, टॉरस 2 and 7, 1 and 8 मार्स, 9 and 12 जुपिटर, 10 and 11 सैटर्न। ठीक है, तो ये राशि लॉर्डशिप्स को लर्न करना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी में। आपको मैंने पहले कहा था मॉड्यूल 1 में कि आपको 12 भाव के एट्रीब्यूट्स को लर्न करना है। इस मॉड्यूल में आपको आसमान में 9 प्लैनेट उनके एट्रीब्यूट्स थोड़े से लर्न कर लीजिए, नाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12 राशियों के नंबर और उनके नाम और कौन सा प्लैनेट लॉर्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कौन सी राशि और कौन उसका मालिक है। अगर आपसे पूछा जाए 6 नंबर की राशि का मालिक कौन है तो आपको दिखना चाहिए कि ये मरकरी है, वर्गो है। ठीक है, राशि का मालिक आसमान में कौन है, कौन सा प्लैनेट लॉर्ड है। इसको लर्न करने के लिए बहुत साल पहले मैंने एक टेक्निक डेवलप की थी। जब हम लोग सिर्फ ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया करते थे, हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स का पार्ट होता था। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहले लीगल प्रूफ भी हमारे पास है। उस टाइम पे मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोर्स कंडक्ट करता था। ये वर्ड भी हमने कॉइन किया था, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे ये वीडियो हमने शूट करके अपलोड किया था और उसके बाद कई लोगों ने मेरे को खबर मिली कि उसको फॉलो किया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस वीडियो को देख के फॉलो करें और 100% आपको वो डाउनलोड हो जाएगा आपके माइंड के अंदर, आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। तो ये वीडियो है प्लैनेट्स एंड राशिज, इसका की फ्रेज है प्लैनेट्स एंड राशिज। अगर आप इसको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, न्यूमरो वास्तु के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसमें जाके इस वीडियो को थॉरली देखिए। उसमें टेक्निक शेयर की गई है कि सबसे पहले चार से शुरू होता है। चार ये हिंदी में करना है, इंग्लिश में नहीं। 4 चंद्रमा, च से चंद्रमा, च से 4। सबसे पहले च से चंद्रमा, च से 4, ये आपको याद रहेगा। 4 नंबर की राशि चंद्रमा की होगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे रखिएगा इसको, क्योंकि चंद्रमा हमारी ईड़ा नाड़ी का वाहक है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है हमारा, जो लेफ्ट चैनल है बॉडी में, कुंडलिनी तंत्र में, तो लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स मून। बॉडी में लेफ्ट साइड मून की होती है, इसलिए च से चंद्रमा लेफ्ट साइड पे। उसके बाद 5 नंबर सूर्य की, 5 सिंह राशि। तो 4 चंद्रमा 5 सूर्य, 4 चंद्रमा 5 सूर्य, ऐसे करके इसको किया गया। फिर उसके बाद 4 से 1 कम करेंगे, नंबर 3, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6। 3 और 6, सूर्य जो है राजा है, चंद्रमा माता है, इनके बाद माता और पिता हो गए। तो अगला नंबर है बुध यानी युवराज का। उसके बाद फिर 1 घटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे 2 और 7, अगला नंबर है रानी का। उसके बाद फिर 1 घटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, 1 and 8 बॉडीगार्ड मंगल। फिर 1 घटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 के नीचे 12 आएगा क्योंकि साइक्लिक पैटर्न है, ये ध्यान रखें। 1 के पीछे 12 है, ये 12 राशियां हैं। 12 के बाद फिर 1 का नंबर आता है। ये लगातार घूमती रहती हैं ऐसे, क्योंकि आसमान लगातार हमें घूमता हुआ दिखता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होगी। ठीक है, तो 1 के बाद 12, 8 के बाद 9, 12 और 9 ये जुपिटर की है, 11 और 10 लास्ट में सैटर्न की। तो ये वीडियो आप देखिएगा तसल्ली से और इसके हिसाब से इन राशियों को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सी राशि कौन से प्लैनेट की है, कौन सी राशि कौन से प्लैनेट की है, या फिर कोई भी प्लैनेट की कौन कौन सी राशियां हैं। ये सारी बातें आपको लर्न होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे एरीज यानी मेष राशि मंगल की है। हम इसको कह सकते हैं कि एरीज का स्वामी, हिंदी में कहेंगे तो स्वामी, इंग्लिश में कहेंगे तो लॉर्ड। मेष राशि का स्वामी मंगल है या एरीज का लॉर्ड मार्स है। ठीक है, सिंपल। उसी बात को हम कैसे कह सकते हैं, सॉरी, एरीज के अलावा आपने देखा एरीज और साथ में स्कॉर्पियो यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों ही मंगल की हैं, ये दोनों ही मंगल की हैं। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक का मालिक या लॉर्ड प्लैनेट, मालिक को हम लॉर्ड प्लैनेट भी कह सकते हैं, राशि स्वामी भी कह सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो वृश्चिक का मालिक भी मंगल है और मेष का मालिक भी मंगल है। ठीक है। मंगल की कौन सी राशि है? मंगल की दो राशियां, 1 नंबर वाली राशि और 8 नंबर वाली राशि। 1 नंबर वाली राशि भी मंगल की है, 8 नंबर वाली राशि भी मंगल की है। एरीज भी मंगल की है या मेष भी मंगल की है, स्कॉर्पियो या वृश्चिक भी मंगल की है। कैसे भी बोल लीजिए, लर्न होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए कि मंगल का मतलब 1 और 8 राशियां, 1 और 8 का मतलब मंगल। ठीक है। तो मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक हैं। मंगल की दो राशियां हैं, मेरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, या 1 नंबर और 8 नंबर। क्योंकि हॉरोस्कोप में नंबर चलते हैं, ये नाम आपको लर्न होने चाहिए। लेकिन हर जगह हम नाम नहीं लिखेंगे, हम हर जगह एरीज या मेष नहीं लिखेंगे राशियों के लिए। आगे जाके हम हॉरोस्कोप में सिर्फ उनके रोल नंबर लिखेंगे, सिर्फ 1 और 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको राशियों के नाम याद होने चाहिए, उनकी ओनरशिप, कौन सा प्लेनेट उनका मालिक है, ये याद होना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली राशि का नंबर क्या है, ये याद होना चाहिए। 1 नंबर और 8 नंबर यानी मंगल, 9 नंबर और 12 नंबर यानी कि बृहस्पति गुरु, 6 नंबर और 3 नंबर मरकरी बुध, ये याद होना चाहिए आपको। तो इस पे बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, डाउनलोड करना है जैसे भी करना है, और इसको लर्न कीजिएगा, इस वीडियो को लर्न, इससे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अब एक बात समझने की है कि ये आप देखिए, ये सारी की सारी जो राशियां हैं, इनकी लॉर्डशिप में कहीं भी राहु केतु का नाम नहीं आया। हमने बात की थी 9 प्लैनेट्स की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 ही प्लैनेट है, राहु और केतु का नाम कहीं नहीं आया। क्योंकि राहु और केतु फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, आप उन्हें टेलीस्कोप लगा के देख ही नहीं सकते, वो मूवमेंट करते ही नहीं है, वो तो पॉइंट है जोडियाक के। तो जैसे जैसे जोडियाक मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, एक्चुअली जोडियाक मूव नहीं करता, एक्चुअली अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। लेकिन जैसे वो रोटेट कर रही है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है अपने एक्सिस पे, वहीं पे घूम जाती है, तो हमें पूरा जोडियाक नजर आ जाता है 24 घंटे। ठीक है। तो वो दो पॉइंट जो हैं, ये अर्थ है और ये जोडियाक है। ये जो दो पॉइंट हैं, राहु और ये केतु, तो अर्थ के ऊपर ये मान लीजिए ए पॉइंट है। सुबह उसको ये वाला हिस्सा दिख रहा है आसमान का, घूमता 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 रात हो गई, अब ए इधर आ गया, अब उसको ये वाला हिस्सा दिख रहा है आसमान का। अगले दिन फिर वहां पहुंच गया, फिर से ये वाला हिस्सा दिख रहा है। तो ये बेसिकली उसको दिख रहा है, लेकिन वो आसमान रोटेट हो रहा है। ये अर्थ है, ये जोडियाक है, और इस पे मान लीजिए मैंने बताया था ए पॉइंट, और यहाँ पे केतु है और यहाँ पे राहु है फॉर एग्जाम्पल। तो सुबह उसको ये दिख रहा है, ठीक है, और फिर घूम के वापिस इधर आएगा, शाम को उसको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद ये वाला हिस्सा दिख रहा है। तो ऐसे ये अर्थ तो रोटेट होती रहती है अपने एक्सिस पे, और जोडियक इसको ऐसे जाता हुआ दिखेगा। जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं, तो अगर हम अपने आप को स्टेशनरी मांगे तो लोग पीछे जाते हुए नजर आएंगे, वो वाला मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि राहु और केतु की फिर राशियां कैसे होती हैं। तो राहु और केतु की नेचुरली कोई राशि नहीं होती, राहु और केतु जिस हिस्से में होंगे उस हिस्से को अपना मान लेंगे। मान लीजिए राहु जो है वो तीसरी राशि में है, तो राहु कहेगा तीसरी राशि मेरी है, यानी उस हॉरोस्कोप में 3 नंबर की राशि राहु की हो जाएगी। लेकिन ये अकेली राशि नहीं कब्जाता, ये पूरा सेट कब्जाता है, यानी 3 और 6 पूरा सेट है। तो राहु और केतु की उस राहु की राशि उस वाले हॉरोस्कोप में 3 और 6 दोनों राशियां राहु की भी हो जाएंगी, बुध की भी रहेंगी, राहु की भी रहेंगी। ठीक है। मान लीजिए राहु यहां ना होके यहां होता, तो फिर वो कहता है कि ये सेट मेरा है, यानी कि सिर्फ 4 नंबर की राशि मेरी है इस हॉरोस्कोप में। इस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी हॉरोस्कोप बना है, जिस समय पे बना है, उस हॉरोस्कोप में राहु की राशि भी 4 की होती, चंद्रमा की भी 4 होती, दोनों प्लैनेट्स उसको को ओन करते, वो राशि दोनों की मानी जाती। ठीक है। सेम विद केतु, जिस भी जगह पे मान लीजिए 12वीं राशि में है, तो ये पूरा सेट इसका हो गया। ये गुरु की राशियां दोनों है, तो ये गुरु की भी रहेंगी उस हॉरोस्कोप में, लेकिन केतु की भी यही राशियां मानी जाएंगी। केतु इनको कब्जा लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो राहु और केतु कैप्चर करने में माहिर होते हैं, ये कब्जा लेते हैं चीजों को। तो ये वाला प्लॉट जो अदरवाइज दोनों प्लॉट मरकरी के थे, अगर राहु वहां पे आ गया किसी एक में भी, 3 में या 6 में, किसी में भी राहु है वहां पे, तो ये पूरे के पूरे दोनों प्लॉट राहु कब्जा लेगा, ये कहेगा मेरे। ठीक है। इसी बात को हम
थोड़ा सा विजुअली समझते हैं जो अभी मैंने आपको ओरली बताया। तो राहु और केतु ये अर्थ है, मैंने आपको पहले बताया ये अर्थ है और ये ज़ोडिएक है और ये 12 राशियां हैं, ठीक है। ये राशियों के नंबर, ये नाम और ये उनके लॉर्डशिप, मार्स टॉरस वीनस का, पाइसेस जुपिटर की, एक्वेरियस सैटर्न की, लिब्रा वीनस की, ठीक है। तो ये अर्थ है, ये आपका ज़ोडिएक है और यहाँ पे ये इस पूरी राशियों में ये राहु मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, और केतु यहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों 180 डिग्री अपार्ट होंगे। ये 12 डिग्री 30 मिनट पे है इस राशि में, अर्थ के इस तरफ, और ये 12 डिग्री 30 मिनट उस तरफ मिलेगा, ठीक। तो ये एग्जैक्ट डिग्री मिलेगी हर हॉरोस्कोप में राहु केतु की, एक अपार्ट है। अब इस वाले हॉरोस्कोप में आप देखिए राहु जो है 11वीं राशि में है, जो शनि की है। तो राहु इस केस में राहु की 11 नंबर की राशि भी हो जाएगी और 10 भी हो जाएगी, क्योंकि 10 और 11 सेट बनाते हैं, है ना, 10 और 11 सेट बनाते हैं। केतु जो है ये 5 नंबर की राशि में है, ठीक। तो इस केस में केतु की सिर्फ 5 नंबर की राशि केतु की होगी, ठीक है, और ये राहु यहां आ गया। तो राहु की ये राशियां हो गई, केतु की ये राशि हो गई, ठीक है। ये ओरिजिनल जो ओनर है वो तो रहेंगे, इस 5 नंबर की राशि सन की होती है, सन की भी रहेगी, लेकिन केतु की भी हो जाएगी इस हॉरोस्कोप में, जिसमें भी ऐसा होगा राहु की एक्वेरियस हो जाएगी, ठीक है। सो राहु और केतु आर कॉल्ड नोड्स। ये बेसिकली नोड्स हैं। राहु को नॉर्थ नोड या ड्रैगन हेड, केतु साउथ नोड, ड्रैगन टेल भी कहते हैं। दे आर नॉट रियल प्लैनेट्स बट 2 पॉइंट्स 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द ज़ोडिएक, ठीक है। लेकिन इनके इफेक्ट इतने पावरफुली फील किए जाते हैं, इनके इफेक्ट महसूस होते हैं जब भी कोई प्लैनेट जाता है। इनको शैडो प्लैनेट कहते हैं। ये कहते हैं कि छाया ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी में इसको छाया ग्रह कहते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि एक समुद्र पार जब हनुमान जी कर रहे थे सुंदरकांड में, तो एक राक्षसी थी जो छाया पकड़ लेती थी। तो राहु और केतु भी ऐसे ही हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल का इफेक्ट है कि कोई प्लैनेट, कोई प्लेन ऊपर से जाता है तो भी बर्मुडा ट्रायंगल में उसको कोई एनर्जी है जो खींच लेती है। इस तरह की रहस्यमयी शक्तियां, रहस्यमयी ऊर्जाएं, वो राहु और केतु से बिलोंग करती हैं जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। इसलिए ये दोनों प्लैनेट जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है, अज्यूम पॉइंट्स हैं, इनके इफेक्ट्स फील किए गए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको नाम दे दिया छाया ग्रह। ये शैडो प्लैनेट्स हैं और ये जिस भी राशि में होंगे, ये नेचुरली कोई साइन इनका अपना नहीं है, पर जिस भी राशि में होंगे वो, और उसकी कोई भाई बहन राशि है, जैसे 11 नंबर की बहन राशि 10 है, तो इस तरह से पूरा सेट कब्जा लेते हैं और इनकी इस तरह से लॉर्डशिप होती है, राइट। तो ये राशि लॉर्डशिप आपको अच्छे से लर्न करनी है। यहाँ पर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि 12 राशियां, या अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और ज़ोडिएक हमें क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखता है। तो एक दिन के अंदर, ड्यू टू द अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, एक दिन के अंदर हमें 12 की 12 राशियां दिख जाती हैं। वी गेट टू सी ऑल 12 साइंस डेली। डेली हमें वो 12 राशियों का दर्शन होता है। हम घूम रहे हैं, अगर हम खड़े हो जाएं अर्थ पे एक जगह पे और होराइजन पे देखें, कहीं पे भी ऊंची जगह से हम देखें और देखते रहें उधर, तो 12 मान लीजिए इधर ईस्ट है और हम यहाँ पे देख रहे हैं खड़े होकर अर्थ पे से, तो डेली हमें, अगर हम खड़े रहें 24 घंटे, तो अर्थ घूम रही है बेसिकली, तो हम यहाँ से घूमते घूमते हमें दर्शन हो रहे हैं, हमें सारे के सारा दिख रहा है, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं इसके साथ साथ, हम भी घूम रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं और हम यहाँ पहुंच गए, तो हमें पूरा का पूरा 12 राशियां एक दिन में दिख जाती है, राइट। तो ये हुआ ज़ोडिएक और प्लेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज असेंडेंट। जब हम ईस्ट में खड़े, ईस्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं और ईस्ट में देख रहे हैं, मान लीजिए ईस्ट ये पूर्व दिशा है और हम पूर्व में देख रहे हैं, तो पूर्व दिशा में जब हम देखते हैं और जो भी आसमान का हिस्सा में दिखता है उस समय पे, जो भी आसमान का हिस्सा में दिख रहा है ना, उसको असेंडेंट कहते हैं। मान लीजिए उस समय पे हमने हॉरोस्कोप बनाया, उस समय पे हमने अपनी एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस स्टार्ट किया। स्टार्ट कैसे करते हैं, वो जो हॉरोस्कोप बताया था आपको डायग्राम, जैसे ही वो हॉरोस्कोप बनेगा, जिस समय पे बनेगा, जिस जगह पे खड़े होके बनेगा, उसके हिसाब से आसमान का जो हिस्सा पूर्व में दिखेगा, उस हिस्से को हम कहते हैं राइजिंग असेंडेंट, जिसको लग्न कहते हैं। आपने ज्योतिष में बहुत बार मुंह से सुना होगा, लगन क्या है, इस बच्चे का लगन क्या है, इस समय पे लगन क्या है, किस लगन में कौन सा काम करें, शादी के लिए कौन सा लगन है। तो ये लगन शब्द जो है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में लगन का मतलब है असेंडेंट, यानी कि अगेन राशि। लगन मतलब राशि, यहाँ पे लगन का मतलब राशि है, ठीक है। तो कौन सा साइन हमें नजर आ रहा है, कौन सा ज़ोडिएक का कौन सा हिस्सा, कौन सा ज़ोडिएक साइन नजर आ रहा है, वो राइजिंग असेंडेंट। जब हम ईस्ट में देख रहे हैं, किसी भी समय जब हम ईस्ट में देखेंगे, उस समय पे जैसे इस यहाँ पे हम देखें तो हमें कैप्रिकॉर्न नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखें, और थोड़ी देर के बाद तो हो सकता है एक्वेरियस नजर आ जाए। एक्वेरियस ये घूम के नीचे चला जाए, ये हिस्सा नीचे चला जाए और ये हिस्सा यहाँ आ जाए ईस्ट में, तो फिर हमें एक्वेरियस नजर आएगा।
ठीक है। तो उस समय पे अगर हॉरोस्कोप बनेगा तो हम कहेंगे कि एक्वेरियस असेंडेंट है, कुंभ लगन है। अभी हम देखेंगे तो हम कहेंगे मकर लगन है, कैप्रिकॉन असेंडेंट है, ऐसे। तो असेंडेंट का मतलब है सिर्फ वो पॉइंट, मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे की जन्म पत्री बनाई पंडित जी ने, तो पंडित जी दौड़ के, बच्चे का जन्म होती खबर फैली बच्चे का जन्म हो गया, पंडित जी दौड़ के छत पे गए और ईस्ट में देखा और देखा अरे ये कैप्रिकॉन असेंडेंट चल रहा है, ये यहाँ पे तो राशि ये आ रही है। तो उन्होंने फटाफट जन्म पत्री में कहा ये बच्चे का लगन मकर है, मकर लगन है, कैप्रिकॉन असेंडेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। वी हैव कंप्यूटर्स विद अस, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग उस टाइम को फीड करते हैं। आगे हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे कि एक्चुअली हॉरोस्कोप कैसे बनता है, जन्म पत्री कैसे बनती है, आप अगले मॉड्यूल में सीखेंगे। और अगले से अगले मॉड्यूल में, सॉरी दिस इज सेकंड मॉड्यूल ऑनली। तो जन्म पत्री में वो लगन वैसा हमें कंप्यूटर से पता लग जाता है कि बच्चा पैदा हुआ तो कौन से लगन में पैदा हुआ, उसमें आसमान का कौन सा हिस्सा था। दैट्स इट। असेंडेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि राइजिंग साइन, पूर्व दिशा में राइजिंग साइन, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। जिस भी समय पे आपको बनाना है उस समय पे ये दिखेगा। ठीक है, तो ये वो हॉरोस्कोप फॉर्मेट था जो हमने मॉड्यूल 1 में, पिछले मॉड्यूल में बनाया था। रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाइए, डायगोनल्स ज्वाइन कीजिए, हर साइड के मिडिल पॉइंट्स को मार्क कीजिए और फिर उनको कनेक्ट कर दीजिए। सिंपल, ये फॉर्मूला है। इसको बना के ये हमारे पास 12 हिस्से बनते हैं। ये 12 हिस्से कुछ ट्रायंगुलर हैं, कुछ रोम्बस शेप में हैं। ठीक है, तो ये 12 हिस्से जो बने, ये 12 हिस्सों से पहले हमने 12 भाव दिखाए थे। पिछले मॉड्यूल में 12 हाउसेस ऑफ लाइफ दिखाए थे। अब इन 12 हिस्सों को हम यूज करेंगे टू डिपिक्ट द स्काई। अब हम आसमान की जो 12 राशियां बनी है उनको भी इसी में दिखा देंगे। देखिए उस टाइम पे हमें था ना 12 भाव क्यों करें, हमने 12 हिस्से क्यों करें, जीवन को भी 12 हिस्सों में क्लासिफाई किया, आसमान को भी 12 में किया। अब उनका कोरिलेशन इजी है, उनको हम लोग सुपर इंपोज कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो आसमान का कौन सा हिस्सा उसकी लाइफ के कौन से भी एस्पेक्ट को गवर्न करेगा, कब और कैसे करेगा। बस ये एस्ट्रोलॉजी है, इतनी सी बात है। ये बात समझ गए तो एस्ट्रोलॉजी हो गई। अब इसी को हमें डिटेल में थोड़ा सा अंदर जाके प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, तो आसमान हमने पहले धरती के बारे में जाना, लाइफ मॉड्यूल 1 में। नेक्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल स्काई, हमने आसमान के बारे में जाना। और ये दोनों को हम लोग करेंगे इस तरह से। और ये कैसे करेंगे अब ये देखिए प्रैक्टिकली। ये अगेन एक हॉरोस्कोप डायग्राम है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा था। ये हॉरोस्कोप डायग्राम मैं बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा, अब ये आप जानते हैं कि ये डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये हमने पहले करा हुआ है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये हम पहले सीख चुके हैं। अब जैसे ही आसमान के 12 हिस्से इसके ऊपर डाले जाते हैं, जब हॉरोस्कोप बनता है एक्चुअली कंप्यूटर से, तो आसमान में जो भी राइजिंग असेंडेंट होता है, लगन, जो ये लगन हमने पढ़ा अभी, ये लगन मान लीजिए कैप्रिकॉन है, ठीक है ना, यही लगन हम यहां लिख देते हैं फर्स्ट हाउस में। ये कस्टम है, ये एक ट्रेडिशन है, एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही की जाती है, हमारे ऋषियों ने ऐसे ही सिस्टम बनाया। तो फर्स्ट हाउस मतलब यह राइजिंग लगना, यहां से बच्चे का जीवन आरंभ होता है, किसी भी चीज का जिसके लिए पत्री बनी है। तो फर्स्ट हाउस में हमेशा राइजिंग लगना, असेंडेंट जिसको कहते हैं, वो लिखा जाता है। और ये राशियां जो होती हैं उसके बाद सीक्वेंशियली लिखी जाती हैं। 10 नंबर यहाँ है तो 11 नंबर यहाँ, 12 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 13 नहीं 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से ये राशियां लिख दी जाती हैं, हर एक हाउस में एक एक राशि डाल दी जाती है। ठीक है, तो हाउस क्या है, हाउस है ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है। ठीक है, ये लाइफ के बारे में बताता है। राशियां क्या है, ज़ोडिएक साइंस, ये जो अंदर नंबर लिखे हैं, और ये जंक्शन के नजदीक लिखे जाते हैं हमेशा। जैसे ये इस जंक्शन के नजदीक, ये जंक्शन के नजदीक, ये जंक्शन, ये जंक्शन, इस कोने पे नहीं लिख रहे, यहां लिख रहे हैं। जब भी जंक्शन के नजदीक लिखेंगे वो राशि नंबर है। तो हॉरोस्कोप में हमेशा राशि ही लिखी जाती है, ये हाउस नंबर नहीं लिखे जाते। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, आपको याद रखना होगा कि 11th हाउस की बात हो रही है, मतलब इस वाले हिस्से की बात हो रही है, यहां देखना है 11th हाउस, है ना। 8वीं राशि 11th हाउस में भी हो सकती है, किसी हॉरोस्कोप में यहां भी हो सकती है, राइट। तो ये हाउस और ये ज़ोडिएक साइंस होते हैं। इस तरह से इट हेल्प स्टडी द स्काई एंड अर्थ साइमल्टेनियसली। हाउस जो है ये धरती को बता रहे हैं, राशियां जो हैं आसमान को बता रही हैं। और राशियों के साथ साथ
हमें ये पता लगता है कि असेंडेंट क्या है, राइट? तो जो फर्स्ट हाउस में राशि है, जैसे मैंने पहले कहा, दैट इज कॉल्ड असेंडेंट। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, ठीक है। राशियां जो है ऑलमोस्ट 2-2 घंटे में बदलती हैं, क्योंकि 24 घंटे टोटल है और 12 राशियां हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 24 आवर्स हैं एक दिन में और 12 राशियां हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स में एक राशि विजिबल होगी। यानी कि एक राशि यहाँ पे अगर अभी 10 नंबर है, तो हो सकता है 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो आपको 11 नंबर यहाँ दिखेगी। तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस तरह से हॉरोस्कोप बन जाएगा। पर ये कंप्यूटर अपने आप बना के देता है, चाहे आप कंप्यूटर से बनाइए सॉफ्टवेयर यूज करके, चाहे आप ऑनलाइन बनाइए। बहुत अच्छे ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे एस्ट्रोसेज वगैरह बहुत अच्छे ऐप्स हैं, वो आपको पत्री बनाने को मौका देते हैं। तो आगे हम लोग, मैंने कहा, फोर्थ मॉड्यूल में हम इसको देखेंगे, सीखेंगे, राइट? सो दिस इज इट। लग्ना फॉर अ पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। एक व्यक्ति के लिए जब हॉरोस्कोप बनता है उसके जन्म के समय, ये लगन कांस्टेंट होता है। मतलब ये 10वीं राशि उस व्यक्ति के जीवन भर हमेशा उसके हॉरोस्कोप में यही यही रहेगा। वो हॉरोस्कोप फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके पैदा होने के 10 मिनट के बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, तो हो सकता है दूसरे बच्चे के हॉरोस्कोप में राशि बदल जाए, लगन बदल गया हो वहां पे, है ना। अब कितने डिग्री पे था ये डिपेंड करता है। तो पहले बच्चे का मान लीजिए 28 डिग्री पे था असेंडेंट, दूसरा 10 मिनट के बाद देखा तो 28 डिग्री के बाद 30 डिग्री आके खत्म हो गया, 11वीं राशि शुरू हो गई, तो वो हो सकता है 3 डिग्री पे आ गई है, राइट? तो राशियां बदलती हैं, लगन बदलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में लगना फॉर अ पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। इसलिए ये चूंकि घूमता रहता है, इसलिए अलग अलग लोगों के लगन भी अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं जिनको आपको अगेन लर्न करना है, आपके रेफरेंस नोट्स में भी होंगे। ये शब्दों से बार बार कंफ्यूजन आ सकती है आपको, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जैसे साइन इंग्लिश में कहते हैं, राशि हिंदी में, तो हो सकता है कोई व्यक्ति साइन बोले, हो सकता है कोई राशि बोले। मैं जानबूझ के बार बार अलग अलग शब्द इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको सारी की सारी सिस्टम से फेमिलियरिटी हो जाए। आप कहीं भी ना अटके, चाहे बुक पढ़ें, चाहे कोई और वीडियो किसी व्यक्ति से एस्ट्रोलॉजी सीखें, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो साइन मीन्स राशि, हाउस मतलब भाव या घर। पॉजिटिव वर्ड अक्सर बुक्स में आपको मिलेगा, अगर बुक्स पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी की। पॉजिटिव का मतलब होता है होना, प्लेस्ड, प्रेजेंट। जैसे कोई प्लैनेट किसी राशि में पॉजिटिव है, यानी कि कोई प्लैनेट किसी राशि में है, प्रेजेंट है, प्लेस्ड है, पॉजिटिव है, ठीक है। असेंडेंट मतलब लग्न, सिंपल, राइजिंग लग्न। प्लैनेट मतलब ग्रह। लॉर्ड मतलब ओनर, स्वामी, मालिक, कुछ भी कह सकते हैं, इसका मालिक है। जैसे मंगल 8वीं राशि का मालिक है, ठीक है, या मंगल 8वीं राशि का स्वामी है, या मंगल मार्स ओन्स एरीज साइन, या मार्स ओन्स फर्स्ट साइन। इस किस्म से अलग अलग शब्द होते हैं। हॉरोस्कोप को हिंदी में लग्न चार्ट भी कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं, नेटल चार्ट भी कहते हैं, जन्म कुंडली भी कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, पत्री भी कहते हैं, जन्म पत्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द हॉरोस्कोप के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द 9 planets and 12 signs both in इंग्लिश। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, और ये हिंदी और इंग्लिश में लर्न शब्द भी लर्न करने हैं, और यही आपकी एक्सरसाइज भी है। अगले मॉड्यूल पे जाने से पहले ये एक्सरसाइज डेफिनेटली कंप्लीट कीजिएगा जो मैंने लिखी है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी इन योर लाइफ, टेक इट फ्रॉम मी। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आप एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग जेमस्टोन्स बेच रहे हैं, तावीज बेचते हैं, लॉकेट बेचते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि मेहनत नहीं करी। ये एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हैं, ये आने जरूरी हैं, एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसके बिना एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म नहीं होती, चाहे आप 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी से करो या डिटेल सिस्टम कहीं से भी करो। सो सबसे पहला पार्ट है कि आपको 12 राशियों के नाम और उनके नंबर याद होने चाहिए, ठीक है, रेफरेंस नोट्स में दिए हुए हैं। उसके बाद हर राशि का मालिक कौन सा प्लैनेट है ये आपको लर्न होना चाहिए। और तीसरा है आपको 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट, जो फर्स्ट मॉड्यूल का होमवर्क था, प्रैक्टिस थी, वो आपको लर्न होने चाहिए। तो ये 2 मेजरली थ्योरेटिकल पार्ट थे। इसके आगे के मॉड्यूल में थोड़ी थोड़ी अब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, एक्चुअली कुछ वर्किंग शुरू होगी। थ्योरेटिकल ये 2 चीजें थी, बस ये 2 मॉड्यूल में थ्योरी मेजर कवर हो गई, आपको ये लर्न करना है। इसके आगे की यात्रा में आप आराम से परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपने लर्न कर लिया, ठीक है। तो अगले मॉड्यूल की तैयारी कीजिए, टेक अ ब्रेक, और फिर अगले मॉड्यूल में फ्रेश होके पूरे मन से उसको शुरू कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार। हर मॉड्यूल की तरह इस मॉड्यूल के भी रेफरेंस नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट हमने आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं। बहुत सुंदर ढंग से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है। इन स्लाइड्स के, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के जो नोट्स हैं वो आपके लिए रेडी हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में भी, विजुअल फॉर्म में भी।
जैसी ज़रूरत है, आप आसानी से उनको देख के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ेज़ भी आपके लिए रेडी कर दी गई हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ़ इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करना है और वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स और रेफरेंस नोट्स के लिंक आपको मिल जाएँ।